Okay students, in this particular lecture we are going to study about the topic complex numbers and जैसे इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये उस हिसाब से बिल्कुल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आगे हम सॉल्व करेंगे। सो टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करने से पहले IIT JEE मेंस की हम बात कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग अबाउट IIT JEE मेंस ओनली। सो अबाउट मेंस पर्सपेक्टिव, डोंट गो डीप ऑन टू द टॉपिक। आपको ज्यादा डीप नहीं जाना इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, इजी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन मेंस। ओके, सो टफ वंस आर आस्क्ड ओनली इन एडवांस। सो एडवांस पर्सपेक्टिव से मैं एक नया वीडियो निकालूंगा। ठीक है, लेकिन ये मेंस पर्सपेक्टिव से एडवांस के लिए हम बाद में इसको निकालेंगे। लेकिन अभी एडवांस के लेवल पे बहुत मुश्किल पूछा जाता है, मेंस के लेवल पे इतना मुश्किल फिर भी नहीं है। गो थ्रू द लेक्चर केयरफुली। जो लेक्चर आपको दिया जा रहा है इसी को आप केयरफुली करिए प्रैक्टिस। ठीक है, और आप इसी लेक्चर को रिवाइज करिए और PYQs यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस करिए इस चैप्टर के। अब टू 2002 से लेकर के 2021 तक के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। इस चैप्टर इस पार्ट 1 को करने के बाद, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 है। ओके, सो सिलेबस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट विल स्टडी अबाउट बेसिक्स। बेसिक्स में हम आयोटा की बात करेंगे, आयोटा होता क्या है। Then we will study about conjugated modulus, then argument, then Euler form, and then De Moivre theorem, cube root unity, inequality of triangle and basic geometry. So आज के इस चैप्टर में बेसिकली अभी हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। पार्ट 2 में हम यूलर, De Moivre और ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ये बाद वाली चीजें हम निकालेंगे इसके लिए पार्ट 2। अभी हम स्टडी करेंगे सिर्फ इसका बेसिक्स, कंजुगेटेड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, इस वाले पर्टिकुलर हमारे चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम ये तीन चीजें स्टडी करेंगे। चलिए चलते हैं। सो सबसे आते हैं बेसिक्स पर कि आयोटा होता क्या है। सो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 को हम ट्रीट करते हैं तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1। इसी अंडर रूट -1 का नाम है आयोटा। ठीक है, सो आपको आयोटा की पावर अगर देखिए 0 रेज कर दी जाए तो 1 हो जाता है। आयोटा की पावर 1 हो तो अंडर रूट -1। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर हो तो क्या होगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर। अब देखो आयोटा स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर खुल जाएगा तो -1 बच जाएगा। आयोटा 3 क्या हो जाएगा, आयोटा 3 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू आयोटा, तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। ये रहा। आयोटा 4 क्या हो जाएगा, आयोटा 4 का आप ऐसे निकाल सकते हो, आयोटा 4 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर। यानी कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो हम दोनों को कंबाइन करोगे -1 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, सो आपका आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, तो ये आपकी बातें हो गई बेसिक स्टेप को लेकर। इसके अलावा आपको कोई भी पावर याद नहीं करनी है, यही चारों पावर्स, ये पांचों पावर्स याद करनी है। उसके अलावा कैसे करोगे, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ आई की पावर n। n कोई भी नंबर हो सकता है, n कैन बी एनी नंबर, एनी नंबर। बेसिकली नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, n ग्रेटर देन 4। सो वी फर्स्ट डिवाइड n बाय 4। ठीक है, तो हम n को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। कैसे करके देखिए, सपोज आयोटा की पावर 9 आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इस वाली पावर को 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे और आपको रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, रिमाइंडर को लिखना है जो इसको आएगा ट्रीट करके, रिमाइंडर को नेट पावर के तौर पे लिखना है, रिमाइंडर एज नेट पावर। ठीक है, तो आयोटा के बाद 999 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो आपका आंसर आ जाएगा आयोटा 3। सो द आयोटा की पावर 3, इसका आंसर आ जाएगा आयोटा की पावर 3। आयोटा की 3 का होता है माइनस आयोटा, सो आपका नेट आंसर आ गया माइनस आयोटा। ओके, सो आप कैसे ट्रीट करना है। अच्छा, और अब आपको देखिए कि ये दूसरी बात कर लिखे, ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव होने चाहिए। देन अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी इक्वल माइनस रूट ए बी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी अंडर रूट ए बी होएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अंडर रूट माइनस ए की, तो मैं कह रहा हूँ कि अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट ए, यानी कि यह आ जाएगा आयोटा रूट ए। इधर से सिमिलरली अंडर रूट माइनस बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आ जाएगा अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट बी, यह आ जाएगा आयोटा रूट बी। सो अगर आपको अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन लिखना है तो आप लिखना चाहते हो आयोटा रूट ए इंटू आयोटा रूट बी, फिर आपका आ जाएगा आयोटा स्क्वायर अंडर रूट ए बी।
ये आपका आ जाएगा नेट आंसर माइनस रूट ए बी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो मैंने यही माइनस रूट ए बी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पूछा जाता है, जेई मेंस में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन बिटसेट और मणिपाल में इसको पूछा गया है। ठीक है, चलते आगे। सो क्वेश्चन आर, ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे और ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आपको सिग्मा देख के जो डर लगता है समेशन का साइन देख करके, आप उस डर को भी देखते हैं कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, पहली बात समेशन अलग अलग लिख लेते हैं। चलिए, आयोटा की पावर n का समेशन अलग लिख लेते हैं, आयोटा की पावर n+1 का समेशन अलग लिख लेते हैं। n जो है वो 1 से लेकर के 13 तक जा रहा है, इधर n 1 से लेकर के इधर भी 13 तक जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 अप टू डैश डैश आयोटा की पावर 13, और इधर से आयोटा की पावर n+1, यानी कि 1+1 2, आयोटा की पावर 2, अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2+1 3, आयोटा की वैल्यू 4, और अब तो ऐसे करते करते आयोटा की पावर 14 तक जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे ट्रीट करें, है ना, इतनी सारी पावर्स कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। इसके लिए आप एक रिजल्ट लिख लीजिए, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर कभी भी कंसेक्यूटिव पावर्स आपको दे रखी है, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स अगर आपको आयोटा के टर्म्स में दे रखी है, तो उसका आंसर नेट हमेशा क्या आता है, 0। 4 कंसेक्यूटिव पावर्स आयोटा दे रखा हो तो उसका नेट आंसर आता है 0। ठीक है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि 1 से लेकर के 4 तक, मतलब आप खुद भी देख सकते हैं, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, ये 0 होता है या नहीं होता। आप देखिए, आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा तो आयोटा ही होगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, और आयोटा 4 क्या होता है +1, तो +1 से +1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, नेट आंसर आ जाएगा 0। ऐसा किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, वो 0 आता है। 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 से लेकर के 4 तक एक तो हुआ होगा, वो 0 हो गया होगा, फिर 5 से लेकर के 9 तक का वो 0 हो गया होगा, फिर उसके बाद कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा आपका, फिर आपका बचा होगा आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 12 और आयोटा की पावर 13, ये बचा होगा आपके पास। ठीक, अब आप बताइए इसके अंदर 10, 11, 12 एंड 13, तो इसका सम नेट कितना हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। तो 1 to 4 एंड फ्रॉम 5 to 9 एंड देन फ्रॉम 10 to 13। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है ना, तो यहाँ पे 5 से लेकर के 8 तक जाएगा, ये 5 6 7 8 है ना, और फिर आपका जो जाएगा वो आपका जाएगा, फिर आपका जाएगा 8 से लेकर के 8 9 10 11 तक। ठीक है, ठीक है, 8 से लेकर 11 तक, तो ये सारे जो पेयर हो गए 4 4 के, ये तो 0 हो गए होगे। नेट आपका बाद में क्या बचा होगा, 11 से लेकर के 13 तक, यानी 11 to 13 तक आपका बचा होगा। यानी आपको जो पावर्स लिखनी है वो लिखनी है आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 12 एंड आयोटा की पावर 13, इनका सोचना है आपको सिर्फ। ठीक है, तो बताइए आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 13 कितना हो जाएगा। ठीक है, आयोटा की पावर 11 हो जाएगा आपका आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 12 आपका हो जाएगा आयोटा की पावर 0, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, आयोटा की पावर 13 हो जाएगा आयोटा की पावर 1, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 आ जाएगा आपका नेट आंसर। ठीक है, तो आपका अगला जो है आयोटा स्क्वायर, आयोटा 3, आयोटा 4, इसमें आप देखिए 2 3 4 और 5, ये चारों कंसेक्यूटिव हो गए होंगे, तो ये 0 हो गया होगा एक तो, फिर 5 फिर 6 हम कैलकुलेट करें, 6 7 8 9, तो ये आपके चारों फिर 0 हो गए होंगे। फिर आपका क्या होगा 10 11 12 13, वो आपके 0 हो गए होंगे। तो आपका नेट पावर जो बची होगी आयोटा के पावर 14 बची होगी। आयोटा के पावर 14 कितनी होती है बोलिए, आयोटा के पावर 14 होती है, आप उसको 4 से डिवाइड करिए, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। सो आपका इसका नेट आंसर आ जाएगा, देखिए 1 यहाँ से आया था और -1 दूसरी साइड से, तो 1 -1 यानी नेट आंसर आ गया आपका 0, इसका नेट आंसर आ गया आपका 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप उसमें ये रिजल्ट याद रखना, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा n+1 n+2 n+3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये आपका क्वेश्चन एक और आ गया, ठीक है। इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन फाइंड द वैल्यू 1 प्लस आयोटा 6n प्लस 1 माइनस आयोटा 6n। तो देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर 6n, इसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं क्या, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अंदर लिख लिया और बाहर 3n लिख लिया। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इंटू 3 की पावर n। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1 और आयोटा स्क्वायर कट जाएगा, आपका नेट आंसर आ जाएगा 2 आयोटा 3n। तो ये आपका आ जाएगा 2 आयोटा 3 अंदर और n बाहर। तो आपका क्या जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब का होता है माइनस आयोटा, तो -8 आयोटा n। ये आपका आ गया पहली टर्म, ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हो -8 आयोटा n। ठीक, चलिए मैं नीचे वाला रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर और स्पेस क्रिएट करना है। अब देखते हैं 1 माइनस आयोटा 6n क्या आता है। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, सिमिलरली इसको ट्रीट करेगी 3n इधर से, और इधर से आपका आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, सिंपल आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो ये आपका आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और 1 कट जाएगा अगेन, -2 आयोटा की पावर 3n, यानी कि आपका आ जाएगा -2 आयोटा की पावर 3 की पावर n, इधर से आ जाएगा -8 आयोटा क्यूब की पावर n। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 आयोटा की पावर n, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या आंसर आया नेट 8 आयोटा की पावर n, ठीक है। तो इसका आंसर आया 8 आयोटा की पावर n। तो आपका फाइनलाइज आंसर आएगा -8 आयोटा की पावर n प्लस 8 आयोटा की पावर n। अब वो कह रहा है n इज एन ऑड इंटीजर, ये बात लिखी हुई है n इज एन ऑड इंटीजर। तो अगर ये ऑड है तो पक्की बात है कि नेगेटिव साइन ऑड मल्टीपल के अंदर नेगेटिव ही रहता है ना। -8 आयोटा को अगर आप ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा -8 आयोटा की पावर n प्लस 8 आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 0 इफ n इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। क्योंकि n अगर ऑड होएगा, आप चाहे तो वैल्यू डाल के भी कर सकते हो, चलिए कोई भी और नंबर ले लीजिए, n के लिए 1 ले लिए, 1 एक ऑड है, तो n के लिए जब 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा -8 आयोटा यहाँ से और 8 आयोटा यहाँ से, अभी क्या आ जाएगा 0 नहीं आ जाएगा नेट आंसर, ठीक है। तो आप n की कोई और वैल्यू डाल के देख लीजिएगा पेपर में, आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया, इफ z is equals to x minus iota y, z 1/3 is equal to p plus iota q, then find the value of this। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ का, AI EEE 2004 का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो देखिए आपको दे रखा है z की वैल्यू 1/3 इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q। तो ऐसा कर ले क्या कि हम इसको p प्लस आयोटा q इधर से है, इधर 1/3 पावर तो इधर 3 पावर हो जाएगी, इधर से आप कर सकते हो a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि p का क्यूब प्लस आयोटा क्यूब q क्यूब प्लस 3 आयोटा p प्लस आयोटा q। अब मैंने क्या किया है, तो मैंने किया a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाई है। क्या होती है वो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, वही मैंने सारा काम किया, ठीक है। तो एक बात बताइए, z की वैल्यू पेपर में आपको दे रखी है क्या, x माइनस आयोटा y। चलिए ये पुट कर लेते हैं। तो x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू p क्यूब, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा आपको पूरा सॉल्व करके, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, सो p क्यूब और ये क्या हो जाएगा -3p स्क्वायर, और आयोटा वाली टर्म से एक साइड लिख लेते हैं, वो हो जाएगी 3p स्क्वायर क्यू माइनस q क्यूब, ठीक है। अब यहीं से आप सीखते हैं एक नई चीज क्या है कि हम इसके अंदर कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। आयोटा का मतलब ये होता है एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके आगे जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। सपोज आयोटा के आगे यहाँ क्या लगा हुआ -y लगा हुआ है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया -y, और यहाँ पे आयोटा का आगे इमेजिनरी पार्ट हो गया 3p स्क्वायर क्यू माइनस q क्यूब, ठीक है। तो चलिए करते हैं।
अब x को हम कंपेयर करेंगे किससे, p क्यूब माइनस 3p² और इधर से y माइनस y बेसिकली हो जाएगा आपका 3p² माइनस q³। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, p कॉमन ले लीजिए, आपके अंदर बच जाएगा p² माइनस 3q²। इधर से माइनस y, इधर आप q कॉमन ले लीजिए, आपका बच जाएगा 3p² माइनस q²। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया। यहाँ पर देखते हैं अगला पेज हमारा है। हाँ जी, हमारे पास है अगला पेज। तो हम अब अगला स्टेप लिखेंगे अपना, x अपॉन p इज इक्वल्स टू p² माइनस 3q² और इधर से माइनस y अपॉन q 3p² माइनस q²। ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ऐसा करते हैं माइनस साइन को यहाँ वापस रिटर्न कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा y अपॉन q इज इक्वल्स टू q² माइनस 3p²। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले टर्म को ऐड कर दूंगा। वन इक्वेशन ये रही, टू इक्वेशन ये रही। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ऐड 1 एंड 2। क्यों, देखिए क्योंकि मुझे x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू की टर्म में आंसर चाहिए, और मैंने देखा कि मुझे x अपॉन पी भी मिल गया, y अपॉन क्यू भी मिल गया, तो इन दोनों को ऐड करके देख लेता हूँ एक बार। तो x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू p² माइनस 3q² प्लस q² माइनस 3p²। तो p² माइनस 3p² का हो जाएगा माइनस 2p² माइनस 3q² प्लस q² का हो जाएगा माइनस 2q²। तो अब आप क्या करोगे, x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 2p² प्लस q²। चलिए देखते हैं हमारे किस फॉर्म में आंसर है। अच्छा, तो देखिए अब वो कह रहा है कि इसको डिवाइड कर दिया जाए नीचे जाके, तो x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू और डिवाइड कर दो नीचे p² इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, क्या जाएगा आपका, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या आ गई, -2। -2 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। AIEEE 2004 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बात है कॉन्जुगेट पे कि कॉन्जुगेट क्या होता है। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द कॉन्जुगेट ऑफ z इज नोटेड बाय z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपका आर्गन प्लेन है। ठीक है, आर्गन प्लेन में यहाँ पर रियल पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर a प्लस आयोटा b है तो यहाँ पर a रिप्रेजेंट होएगा। ठीक है, और आयोटा b का मतलब इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे b रिप्रेजेंट होगा। इसको ऐसे नोट करते हैं, हम सिंपली अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई नोट करते हैं। तो आपका a कॉमा b कहीं यहाँ आ जाएगा, रियल पार्ट को हम x बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम y बोलते हैं। ठीक है, तो a कॉमा b, तो इसका कॉन्जुगेट का मतलब है कि इसकी मिरर इमेज x एक्सिस के अंदर कैसी दिखेगी, a कॉमा माइनस b नहीं दिखेगी। आप खुद सोचिए, x एक्सिस को अगर मिरर मान लिया जाए तो नीचे की रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगी, a कॉमा माइनस b पर। ठीक है, वही इसका कॉन्जुगेट है। तो यहाँ से अगर z आपका आ जाता है a प्लस आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट यानी कि z बार ये हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा b। ठीक है, आपको सिंपली आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, कैसी भी सिचुएशन हो a को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा देन z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z का डबल बार z ही होता है। सपोज आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिए, 3 प्लस 4 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा। अब z का डबल बार क्या हो जाएगा, यानी कि अब इसका साइन फिर चेंज कर दो। आपको आयोटा के साइन को रिप्लेस करने को कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। ठीक है, तो फिर चेंज करोगे तो 3 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। तो z का जो डबल बार आया वो आप खुद देखिए, वो दोबारा से z नहीं आया। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपको होपफुली अंडरस्टैंड होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। z प्लस z बार इक्वल टू ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। देखिए इसको स्टडी करते हैं। अगर आपका z a प्लस आयोटा b और z a माइनस आयोटा b, तो z प्लस z बार क्या हो जाएगा,
आयोटा बी तो कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। ए क्या है, रियल पार्ट, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। सिमिलरली जेड माइनस जेड बार करे तो ए कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बच जाएगा 2 आयोटा बी। तो वही तो लिखा है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और अगर आपका z इज इक्वल टू जेड बार बोल दिया गया है तो क्या होगा, इसका मतलब है आप कह दो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, तो a से a तो कैंसिल हो गया, आयोटा b इज इक्वल टू माइनस आयोटा b। आप आयोटा b को इधर ले जाइए तो आयोटा b प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0, 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0, 2 आयोटा को आप 0 के नीचे फेंक दो तो b की वैल्यू बच जाएगी 0। यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो क्या बचा नंबर, प्योरली रियल बच गया, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट देखते चलिए, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि हमें और स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है चलिए, अब z प्लस जेड बार आपको 0 दे रखा है, z प्लस जेड बार आपको 0 दे रखा है, तो वो कह रहा है z इज प्योरली इमेजिनरी। तो आप देखिए a प्लस आयोटा b और z बार क्या है a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0, तो आयोटा बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 इसका मतलब। तो इसका मतलब यानी इसका a क्या है, रियल पार्ट इसका मतलब 0 है, तो नंबर क्या बचा है, प्योरली इमेजिनरी हो गया, ये प्रॉपर्टी। अब आप देखिए जेड जेड बार इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जेड जेड बार को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आपका आ जाएगा a प्लस आयोटा बी इस साइड से और a माइनस आयोटा बी इस साइड से, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आइडेंटिटी लगा ली, तो आयोटा स्क्वायर का होता है -1, तो आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है, रियल पार्ट का z का स्क्वायर, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। तो वही तो आपकी प्रॉपर्टी बनी हुई है, ठीक है। ऐसा आप इसको करते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हो, z1 पर z2 का कॉन्जुगेट तो इंडिविजुअल आप कॉन्जुगेट कर सकते हो, माइनस में भी सेम ही होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। होपफुली आपको सारी प्रॉपर्टी समझ आई होगी। चलिए अगले चलते एक क्वेश्चन करते हैं, AIEEE 2008 का क्वेश्चन है, द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज AIEEE 2008 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, या आपको z मान लीजिए, तो z बार के आपको कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं करना, बस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। तो आपका नेट आंसर आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। आप ऐसा करिए पूरा माइनस कॉमन ले लीजिए, आयोटा प्लस 1 हो जाएगा और माइनस को आप ऊपर रख लीजिए, तो -1 अपॉन आयोटा प्लस 1। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, यस पहले वाला है ना, ए ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला -1 अपॉन आयोटा प्लस 1। तो क्या करना है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, कैसी सिचुएशन हो, AIEEE 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b नोटेड बाय मॉड z। मॉड z का मतलब होता है इसके ऊपर ऐसे तलवार बना दो, और तलवार मतलब साइड में 2 तलवारें बना दो, ये मॉड बन जाता है, ठीक है। ये होता क्या मैं आपको बताता हूँ। अगर हम आर्गन प्लेन वाइज बात करें तो ये आपका कौन सा होता है, रियल पार्ट ऑफ z होता है, ये कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ ये a, b है, तो आप बता सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, यहाँ से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, इस पी पॉइंट का ओपी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा। आपको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, √a माइनस 0 का स्क्वायर। एक मिनट में थोड़ा इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करके लिख लेता हूँ। तो आप कहोगे √a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर, तो आपका नेट आंसर आ जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ओपी, ये ओपी आपका डिस्टेंस आ गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड z इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मॉड z भी यही है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओपी क्या है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि मॉड z वास्तव में क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। समझे आपको बात, डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, इसे ही कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर करना प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर करना। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन करते हैं, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा, देन मॉड z इज इक्वल टू, चलिए मॉड z लेते हैं। मॉड z मैंने आपको बताया कि आपको रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा करना है, ठीक है। चलिए तो आपका आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अच्छा अब बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका नेट आंसर सीकेंड स्क्वायर अल्फा है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का होता है सीकेंड स्क्वायर अल्फा। अच्छा कभी भी अगर आपको ऐसे दे रखा है, आप सीधा सीकेंड अल्फा मत बोलना, सीधा सीकेंड अल्फा आप मत बोलना, ठीक है। ये बेसिकली हो जाता है, कभी भी आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो आपको मॉड एक्स बोलना है इसका आंसर, ठीक है। आपको मॉड एक्स बोलना है, ना कि सिंपली एक्स, ये सिंपली एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ये आपका हो जाएगा सीकेंड अल्फा का, एक मिनट आपको थोड़ा ढंग से विजुलाइज करवाता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका सीकेंड अल्फा का मोड। अब आप क्वाड्रेंट देखिए कहां से ज्यादा है अल्फा, अल्फा ज्यादा है पाई से 3 पाई/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में। इस वाले क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो और लेकिन सीकेंड जो होता है, कॉज जो होता है, कॉज और सीकेंड यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, कॉज और सीकेंड नेगेटिव होते हैं, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा माइनस सीकेंड अल्फा, ठीक है। तो आपको बी पर टिक लगाना है। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस पे। तो देखिए अगर आपको मॉड z 0 दे रखा है, इसका मतलब है कि z इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 है, इसका मतलब रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, दोनों चीजें 0 है। सेकंड पे आते हैं, z का कॉन्जुगेट सॉरी z का मॉडुलस इज इक्वल टू z बार की कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस, और एक बात और लिख लीजिए, माइनस z बार का मॉडुलस भी इसी के इक्वल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले बताइए a कॉमा बी यहाँ होगा और कॉन्जुगेट a कॉमा माइनस बी यहाँ होगा, माइनस जेड क्या होगा, माइनस जेड हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, ये हो जाएगा आपका माइनस a माइनस आयोटा बी, नहीं होएगा। तो इसका मतलब गलती, ये कौन सा क्वाड्रेंट पड़ गया, दोनों चीज नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। और यहां पर आपको कौन सा क्वाड्रेंट पड़, अब देखिए अगर मैं बात करूं माइनस जेड बार की, तो माइनस जेड बार क्या होता है a माइनस आयोटा बी, अब आपका आ जाएगा माइनस a प्लस आयोटा बी, यानी कि x वाला एक्सिस नेगेटिव और y वाला पॉजिटिव, कौन सा पड़ गया, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस a कॉमा b। अब एक बात बताइए, यहां से लेकर के ये वाला डिस्टेंस हो या ये वाला डिस्टेंस हो या ये वाला डिस्टेंस हो या ये वाला डिस्टेंस हो, चारों डिस्टेंस इक्वल होएगा नहीं होएगा, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको खुद एक होमवर्क के तौर पे लीजिए और बताइए कि क्या ये चारों डिस्टेंस इक्वल होएगी, अगर होएगी तो ये बात सही तो लिखिए कि सबका मॉडुलस आपस में इक्वल होएगा, ठीक है। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये चारों आपकी इक्वल आए या नहीं आए, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। ये तीसरी बात एक जनरल है कि ये रियल पार्ट ऑफ जेड कहा जाता है माइनस मॉड जेड से लेकर प्लस मॉड जेड तक, इमेजिनरी पार्ट माइनस मॉड जेड से लेकर प्लस मॉड जेड तक। चौथे पार्ट पे आते हैं, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले जेड जेड बार क्या होता था, हमने खुद निकाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बात बताओ, जेड मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों बातें इक्वल, तो ये भी बात है कह रही, ये भी बात ये कह रही है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके लिए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। पांचवें पे आते हैं, z1 z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड z2 मॉड, ठीक है। ओके सो z1 z2 का कॉन्जुगेट मॉडुलस, सॉरी z1 z2 का मॉडुलस ऐसे ही लिख सकते हो कि आप इसको इंडिविजुअल स्प्लिट करके लिख सकते हो, ठीक है। और अगर डिवाइड में हो रहे हो तो आप इसको इंडिविजुअल डिवाइड में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इससे आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इफ 2z1/3z2 is a purely imaginary number, then this particular is, I think so that it is an IIT question and चलिए करते हैं इसको। प्योरली इमेजिनरी बोल रखा है, तो 2z1/3z2 मस्ट बी इक्वल्स टू आयोटा लैम्डा। प्योरली इमेजिनरी, रियल पार्ट तो कुछ है नहीं, आयोटा के आगे कुछ ना कुछ नंबर लगा हुआ होगा, आयोटा लैम्डा कह दिया मैंने वो। चलिए z1/z2 निकालते हैं यहाँ से, ये आपका आ जाएगा 3 आयोटा लैम्डा बाय 2, हम 3 और 2 को
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक सॉल्व हो गया, इसको देखते हैं कि यहाँ तक किससे इसको यूज करें। तो z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2। अब आप कहिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को z2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड nr एंड dr बाय z2। तो ये वाला टर्म बन जाएगा z1 बाय z2 माइनस 1, नीचे वाला बन जाएगा z1 बाय z2 प्लस 1, ठीक है। z1 बाय z2 की वैल्यू आपको पता है, ये क्या निकाली थी, आउटर लैम्डा बाय 2। मैंने आपको बताया था कि मॉड जब होता है तो वो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं तो आपस में स्प्लिट हो जाता है, इसको अलग मिल जाएगा, इसको अलग मिल जाएगा। पीछे प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद करिए, ये रही वो प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं अभी यहाँ पर, तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा 3 आयोटा लैम्डा बाय 2 माइनस 1 अपॉन 3 आयोटा लैम्डा बाय 2 प्लस 1, इसका मॉड अलग, इसका मॉड अलग। तो ये यहाँ वाला बन जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, प्लस 3 लैम्डा बाय 2 का स्क्वायर यानी कि 9 लैम्डा स्क्वायर बाय 4, और नीचे से क्या बन जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 आयोटा लैम्डा बाय 2 एंड 9 लैम्डा स्क्वायर बाय 4। ये दोनों चीजें सेम लिखी यानी कट जाएगी ये दोनों, नेट आंसर आपका आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा कोई क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके क्वेश्चन आ गए a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए आपको देगा a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये काम करूं कि टेक कंजुगेट बोथ साइड, टेक कंजुगेट बोथ साइड्स, तो ये आपका बन जाएगा a माइनस आयोटा b, ये आपका बन जाएगा c माइनस आयोटा d, ये आपको बन जाएगा e माइनस आयोटा f, ये आपको बन जाएगा g माइनस आयोटा h, और ये आपको बन जाएगा a माइनस आयोटा b। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये मान लेते हैं, सेकंड ये मान लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा g प्लस आयोटा h को इससे, ठीक है। तो पहली जब दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगी तो ये तो बन जाएगी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, दूसरी टर्म मल्टीप्लाई होगी हो जाएगी वो c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, तीसरी वाली बन जाएगी e स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर f स्क्वायर, और ये वाली बन जाएगी g स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर h स्क्वायर, और ये बन जाएगी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो एक बात बताइए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा g स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। आपको निकालना क्या था, इसकी वैल्यू निकालनी थी क्या, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपका ए ऑप्शन से करेक्ट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ आया क्या था हमने, ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया अब आपका अगला, शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है चलिए करते हैं। अगर आपको z1 का मॉड 1 दे रखा है तो पक्की बात है इसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, और z मैंने बताया था z का जो स्क्वायर होता है वो z बार की इक्वल होता है। अब मैंने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। z बार इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर, ये रही प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए चलते हैं, z का स्क्वायर इक्वल टू z बार का स्क्वायर, ओके। तो देखिए इसका मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ, z1 इज इक्वल टू z1 बार दिस। तो एक बात बताइए z1 की कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी 1/z1। सिमिलरली z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z2 इंटू z2 का दिस इक्वल टू दिस, तो z2 का जो कॉन्जुगेट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/z2। तो अब एक बात बताइए कि मैं अगर 1/z1 प्लस 1/z2
को कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो क्या ये नहीं बन जाएगा Z1 का बार प्लस Z2 का बार, तो किसकी वैल्यू तो यही 1/Z1 की वैल्यू क्या है Z1 बार, और 1/Z2 की वैल्यू क्या है Z2 बार। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमने और भी पढ़ी थी कि Z इज इक्वल्स टू Z का कॉन्जुगेट का मॉड। तो अगर मैं इस पूरे पे कॉन्जुगेट ले लूँ तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि मॉड तो हमेशा एग्जिस्ट करता है कॉन्जुगेट लगने के बाद भी। ठीक है। चलिए, अगर मॉड गलत मैंने करा है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब पर, यानी कि Z1 इसके ऊपर एक और लग जाएगा बार, और इसके ऊपर भी एक और बार लग जाएगा। डबल बार मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा से बन जाता है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखिए 1/Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 हो गया, ये तो आपको प्रूफ करना था। सिमिलरली आप n टर्म्स के लिए भी ये सब प्रूफ कर सकते हैं। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Zn is equals to 1/Z1 1/Z2 up to 1/Zn। ठीक है, ऐसा आप प्रूफ कर सकते हैं फॉर n टर्म्स। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आ गया। लेट Zi is equals to I क्या है 1 2 3 4 एंड 16Z1 प्लस 9Z2 प्लस दिस 16Z1 प्लस 9Z2 3 4 Z1 Z2 is equal to 48। तो आपको ये स्टफ कैलकुलेट करना। चलिए करते हैं। और ये मेरे ख्याल से ये हम एक फिटजी के मॉड्यूल में दे रखा है वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करें तो देखें। तो Z1 इसका मतलब Z1 जो है वो 1 है, Z2 जो है वो 2 है, Z3 जो है वो 3 है, और Z4 जो है वो 4 है, क्योंकि Zi I है ना, और I 1 2 3 4 है, ये हो जाएगा। आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है। सॉरी, तो आपका आ जाएगा 48। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड को Z1 Z2 Z3 से डिवाइड, Z1 Z2 Z3 Z4 से डिवाइड करूँगा, और सिमिलरली इस साइड को भी। ठीक है, तो देखिए ये जब इससे डिवाइड होएगा, ये वाली टर्म जब इससे डिवाइड होएगी तो Z1 Z2 Z3 तो कट जाएगा, सिर्फ Z4 नीचे बच जाएगा। सिमिलर जब ये इससे डिवाइड होएगी तो सिर्फ Z3 नीचे बच जाएगा। जब ये इससे डिवाइड होएगी तो 4/Z2 नीचे बच जाएगा, और जब ये वाली टर्म इससे डिवाइड होएगी तो सिर्फ Z1 नीचे बच जाएगा। ये पूरा आंसर आपका आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 48/Z1 mod Z2 mod Z3 mod और इधर से Z4 mod। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। मैंने क्योंकि एक मैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को ही Z1 Z2 Z3 Z4 के मॉड से डिवाइड किया है, तो आपको पता होगा मॉड स्प्लिट हो जाता है ना, मॉड मैंने स्प्लिट करके 4 पार्ट्स में लिख दिया। अच्छा, अगर मैं अब चलिए देखते हैं पहले, तो आपको ये इसको ऐसे अरेंज करके लिख लो, थोड़ा सा 1/Z1 यहाँ से लिख लो, उल्टा करके लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा रीअरेंज करके 9/Z3 यहाँ से लिख रहा हूँ, और 16/Z4 यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा इधर से 48/Z1 का मॉड कितना है 1, Z2 का कितना है 2 3 और इधर से 4। तो आप जब सॉल्व करोगे तो 48/2 × 3 6 6 24 तो ये आ जाएगा आपको 2। ठीक है, और इसका मतलब, और आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरे का कॉन्जुगेट ले सकते हो, क्योंकि कॉन्जुगेट लेने से मॉड पर कोई इफेक्शन नहीं आता, और जब पूरे का कॉन्जुगेट लोगे तो मॉड कॉन्जुगेट एक एक को मिल जाएगा इंडिविजुअली, कॉन्जुगेट स्प्लिट हो जाएगा एक एक पार्ट में। तो पूरा सॉल्व करके आपका नेट आंसर आ जाएगा 2, तो इसका नेट आंसर आएगा आपका 2। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे आपका IIT 2009 का ये क्वेश्चन है। Z = x + i/y
be a complex number where x and y are integers, then the area of rectangle whose vertices are the roots of this particular equation, then this. So आपको दिया हुआ है कि z is equals to x plus iota y, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए करते हैं। मैं एक काम कर लेता हूँ, z बार को कॉमन ले लेते, तो यहाँ से बच जाएगा z बार का स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा z का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 350। तो z बार तो हमें पता क्या होता है, z मॉडुलस का स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा z का स्क्वायर इस साइड और यहाँ से बच जाएगा इस साइड 350 की इक्वल। ठीक है, चलिए z के इसका स्क्वायर लिख के देखते हैं, x माइनस आयोटा वाई, यानी कि x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। तो आपका नेट आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो माइनस वन की इक्वल होता है, माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। चलिए जेड स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं, तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। इधर से आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, चलिए आपने इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, आप इस इक्वेशन में पुट कर लेते सबकी वैल्यूज। तो z मॉडुलस का स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इधर से हो जाएगा x स्क्वायर। अब हम क्या कहते हैं, इन दोनों टर्म्स को हाईलाइट करके दिखा दो, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। ये आपकी टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई, है ना। जब ये दोनों ऐड होएंगे तो 2 आयोटा एक्स वाई कट जाएगा और आपका नेट आंसर बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 350। टू आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, 350 यहाँ खड़ा है, आप इस चीज को कैंसिल करिए, 175 आ जाएगा। तो आपको नेट आंसर जो आ जाएगा आपको यहाँ पर, तो एक साथ लिख देते, क्या आ जाएगा 175, है ना। ठीक, अब यही यहाँ तक आप सॉल्व कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है, जो इसके आगे सोचेगा वही आईआईटी में जा सकता है। ठीक है, इसके आगे का सोचना है। अब एक एक लाइन का आईआईटी में मतलब होता है, जो एक एक लाइन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स, ये आपको बात दे दी है ना, यही से आपको सोचना है सारा खेल। तो मैंने सोचा 175 को अगर थोड़ा सा हम सोचे कि क्या मल्टीपल बन सकते हैं, तो मैंने सोचा 175 होता है 25 इंटू 7 नहीं होता, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कहीं ना कहीं 25 होनी चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कहीं ना कहीं 7 होनी चाहिए। जब मैं इन दोनों इक्वेशनों को ट्रीट करूंगा तो मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 मिल जाएगी और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 9 मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4 और वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3। मैं देखता हूँ एक्स्ट्रा पेज है हमारे पास, तो अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके प्लस माइनस 4 और वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके प्लस माइनस 3। ठीक है, और ये इंटीजर्स आंसर भी है। ठीक है, तो इसलिए हमारे वैलिडेट भी करेंगे, हम सोच सकते हैं ऐसा कुछ करके। तो इसका मतलब हमारे 4 केस बनेंगे। ठीक है, कैसे कौन से 4 केस देखिए, पहले हो सकता है 4,3 आपका एक आंसर आ रहा हो, फिर हो सकता है -4,3 एक आंसर आ रहा हो, फिर हो सकता है -4 -3 एक आंसर आ रहा हो, फिर आपका 4 -3 एक आंसर आ रहा हो। ये चारों आंसर आपके हो सकते हैं। चलिए इसको कार्टेशियन सिस्टम में अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें आर्गन प्लेन पर, तो एक आपका हो जाएगा 4,3, जो यहाँ वाला होगा वो हो जाएगा -4,3, यहाँ वाला हो जाएगा -4 -3 और यहाँ वाला आपका हो जाएगा 4, -3। तो आपसे क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया चाहिए आपको रेक्टेंगल का। तो एक बात बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आप? हाँ जी, बोले कितना होगा, तो चलिए निकालते हैं इस डिस्टेंस को। 4 + 4 यानी कि 8 का स्क्वायर, 3 - 3 0 यानी कि आपका नेट आंसर आ जाएगा 8, है ना। और यहाँ से अगर निकाले ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम निकाल ले 8 आ गया, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -4 + 4 0,
3 + 3 6 का स्क्वायर, और यहाँ से 0 हो जाएगा अगला वाला टर्म आपका। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 6। तो ये वाली लेंथ यानी आपकी लेंथ आ गई 8 की और ब्रेड्थ आ गई 6 की। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 48। तो आपका नेट आंसर आएगा 48। देखिए इसका ऑप्शन है या नहीं, तो आपका ए आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आईडी 2009 का क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान था, आप थोड़ा सा इसमें समझ पाए तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट, इसका एक दूसरा नाम भी बुक्स में लिखा जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलिए। सो द एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is the inclination directed line segment representing z with real axis. So अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो x एक्सिस से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव x एक्सिस से या पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, उसी को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये डिस्टेंस पक्की बात है b होगा, ये a होगा। तो अब आप बताओ tan थीटा यहां से कितना हो जाएगा, b/a, और थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b/a, और इस थीटा को ही कहते हैं आर्ग्यूमेंट z, जो आपका निकलेगा tan इनवर्स b/a करके। ठीक है, for finding the argument of any complex number first check that complex number is in which quadrant, then find the angle theta and the amplitude। चलिए इसको आगे समझते हैं। सो पहला स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स y/x का मॉड। ठीक है, आपको z को x + i/y मानना है और आपको उसके मॉड की वैल्यू निकालनी है, और उस वैल्यू को आप टाइम बिंग के लिए अल्फा मान लो। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो आप उसके थीटा के लिए अल्फा ही बोल दो, सेकंड में लाई करता है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में लाई करता है तो अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ, आपको शो नहीं होगा, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन आ जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी आपको एग्जांपल समझ आ जाएगा सारा। चलिए एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, इसकी वाली प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कुछ। तो देखिए एम्पलीट्यूड एनी रियल पॉजिटिव नंबर, यानी सपोज अगर आप एम्पलीट्यूड कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर 5 का निकालना है तो वो 0 होएगा। क्यों 0 होएगा, देखिए 5 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो पक्की बात है 5 + 0 आयोटा ये तो लिखोगे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया, से रियल पार्ट रह गया, रियल पार्ट को यहाँ रिप्रेजेंट करते 5,0 की फॉर्म में। 5,0 ये कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 0, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है 0। नेगेटिव रियल नंबर का सपोज एम्पलीट्यूड -5 आपने कह दिया, तो ये हो जाएगा -5 + 0 आयोटा, -5,0। ये कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इतना, यस। तो कितना एंगल होंगे पाई, क्योंकि 180 का होता है पाई। ठीक है, तो पाई हो गया। z - z बार जो होता है वो ±π/2 होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे एग्जाम्पल है, z = a + i b ले लीजिए, और z बार जो हो जाएगा वो आपका a - i b हो जाएगा। तो z - z बार आपका हो जाएगा a कट जाएगा, शायद 2 i b आपका बच जाएगा, यानी कि एक प्योरली रियल नंबर रह गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर रह गया, है ना। और प्योरली इमेजिनरी नंबर का जो एम्पलीट्यूड होता है या तो π/2 होता है या -π/2 होता है। देखिए अगर कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो पक्की बात है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पर रिप्रेजेंट करा जा सके, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, यहाँ से कितना एंगल बन रहा है π/2, और अगर वो नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है तो नीचे रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी -π/2, नीचे जब जाता है तो -π/2 से चलता है, इसलिए +-π/2 दो आंसर आ सकते हैं। अच्छा, अब आगे का बात सुनिए। अब आप चलिए आगे कहानी सुनते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2, ये एम्पलीट्यूड बेसिकली बिहेव्स एज लॉग, लॉग ए बी तो हमने सुना ही हुआ है क्या होता है, वो होता है log a प्लस log b। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड Z1 इंटू एम्पलीट्यूड Z2 इक्वल टू एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2। सिमिलरली ये होता है log a बाई b, क्या होता है आपको पता होगा, log a माइनस log b, ये आपका हो जाएगा अगला, गलती वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड Z बार क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लिखते हैं log a की पावर -1 तो हो जाता है माइनस log a। सिमिलरली एम्पलीट्यूड Z बार जो होता है माइनस एम्पलीट्यूड Z हो जाता है, या कई बार एम्पलीट्यूड 1/z भी इसको लिखते हैं।
एम्पलीट्यूड माइनस जेड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जेड प्लस माइनस पाई, एम्पलीट्यूड जेड की पावर एन, जैसे हम लॉग को लिखते हैं लॉग ए की पावर एन, तो वो जाता है आपका एन लॉग ए, ठीक है, एन लॉग ए। सिमिलरली एम्पलीट्यूड जेड की पावर एन, एन बाहर निकाल दो, एम्पलीट्यूड जेड लिख लो। एम्पलीट्यूड आयोटा वाई पाई बाय 2 होता है जब वाई ग्रेटर देन 0 हो और नेगेटिव होने पर माइनस पाई बाय 2 होता है। मैं आपको शो करता हूँ एग्जांपल की मदद से कैसे, चलिए देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, देखिए चलिए देखते हैं बड़ी। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ एम्पलीट्यूड आयोटा वाई यानी कोई इमेजिनरी नंबर, सपोज 5 आयोटा, तो आप 5 आयोटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे 5 आयोटा को, क्योंकि 5 आयोटा बेसिकली कैसे 0 प्लस 5 आयोटा 0,5, 0,5 कहाँ लोकेट करोगे, यहीं पर ही। ये पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पाई बाय 2, ठीक है, यानी कि जब आपका y पॉजिटिव है यानी कि 5 क्या पॉजिटिव नंबर है, तो कितना एंगल बना रहा है ये, पाई बाय 2। और यही मैं कहता माइनस 5 आयोटा, तो आप कहते हैं 0 माइनस 5 आयोटा, यानी कि तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाता है, 0, माइनस 5, यहाँ लोकेट हो जाता है 0, माइनस 5। तो अब ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे ये हो जाएगा माइनस 5 बाय 2, नहीं समझे बात, माइनस 5 बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जब जाता है बेसिकली जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है नेगेटिव ले जाता है, क्लॉकवाइज सेंस में क्या माइनस 5 बाय 2 ले लिया, ठीक है ना। जब y नेगेटिव तो माइनस 5 बाय 2, y पॉजिटिव तो पाई बाय 2, ठीक है। एम्पलीट्यूड z प्लस एम्पलीट्यूड z बार ये 0 होता है, ओके। और आप देख भी सकते हैं एम्पलीट्यूड z क्या होता है, एम्पलीट्यूड z अभी हमने थोड़ी देर पहले शो किया, एम्पलीट्यूड z किसके इक्वल है, देखिए अब यहाँ पे देखिए खुद, एम्पलीट्यूड z बार इज इक्वल टू माइनस एम्पलीट्यूड z, ये था ना इस यहाँ पर इस लाइन में देखिए। तो अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड z प्लस एम्पलीट्यूड z बार ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, खत्म। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आर में आगे मैं क्वेश्चन शो करता हूँ। z इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 3 माइनस आयोटा, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। अंडर रूट देखिए रैशनलाइज करने के लिए मतलब जैसे हम छोटी क्लास में रैशनलाइज करते थे, डेनोमीटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं इसको डेनोमीटर में आयोटा हटा रहा हूँ। उसको कैसे हटाते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ऊपर आ जाएगा रूट 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा रूट 3 अपॉन 3 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा, आयोटा का माइनस 1 होता है, तो आपको आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 आपका आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3 बाय 4 आयोटा, तो आपका आ जाएगा 1 बाय 2 प्लस रूट 3 बाय 2 आयोटा। अब आप यहीं से चलिए सीखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले आपको क्या करना है, अब आप बताइए कि पहले आप अल्फा निकालिए, tan इनवर्स y बाय एक्स था ना, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स रूट 3 कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3, रूट 3 क्या होता है, पाई बाय 3 तो अल्फा की वैल्यू, तो आपको पाई बाय 3 आंसर नहीं बोलना, आपको ऑप्शन दिख रहा है आप बोल सकते हो, लेकिन आपको पहले क्वाड्रेंट ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट ऑब्जर्व करते हैं फिर आंसर बोलेंगे कि पाई बाय 3 है या नहीं, तो पहले क्वाड्रेंट बनाते चलिए। अब आप यहां से देखिए कि अगर मैं कहूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी अगर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तो हमने पढ़ा था कि थीटा की वैल्यू अल्फा ही होती है, आर्ग्यूमेंट अल्फा की इक्वल होता है, यहाँ पर होता है पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे होता है अल्फा माइनस पाई और यहाँ पे होता है माइनस अल्फा। तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट की वही वैल्यू होगी जो अल्फा की वैल्यू आपने निकाली, तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पाई बाय 3 हो गई है, हर केस में नहीं होगी। मैं अब दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ उसके बाद, चलिए ये क्वेश्चन आगे रूट 2 माइनस रूट 2 आया होता, चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं। तो एक बात बताइए, इसका पहले आप अल्फा निकालिए, tan इनवर्स माइनस रूट 2 का अपॉन रूट 2 इस पूरे का मॉड, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1, क्योंकि मॉड में तो पॉजिटिव वैल्यू आती है ना, तो पाई बाय 4 आ जाएगा आपका नेट आंसर। tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4।
लेकिन आपको पाई बाय 4 नहीं बोलना, पहले आपको क्वाड्रेंट ऑब्जर्व करना है। अब आप देखिए कौन सा क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है ये पॉइंट, √2, -√2, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में होता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में, यस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तो थीटा अल्फा की इक्वल, यहाँ थीटा किसकी इक्वल, पाई माइनस अल्फा की इक्वल, यहाँ थीटा किसकी इक्वल, अल्फा माइनस पाई की इक्वल, और यहाँ किसकी इक्वल, थीटा माइनस अल्फा की इक्वल। तो आपको थीटा बोलना है, अल्फा नहीं बोलना, थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा हो जाएगी क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है, अभी इस वाले क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस अल्फा, माइनस अल्फा हो जाएगी तो -π/4, ये आपका नेट आंसर है। ठीक है, तो या ऐसे हम आर्गुमेंट निकालते हैं इन चारों क्वाड्रेंट्स को स्टडी करके। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, पहले अल्फा कैलकुलेट करना है tan इनवर्स y/x करके, उसके बाद आपको क्वाड्रेंट ऑब्जर्व करना है, कौन सा क्वाड्रेंट कहां पर होएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आर्गुमेंट z - 1 z + 1 = π/4, तो आपको ये वाली बात प्रूफ करनी है। तो z देखिए, z की वैल्यू डालते हैं पहले x + i/y - 1 x + i/y + 1। चलिए रैशनलाइज करते हैं, x + i/y - 1, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दबाजी में गलती होगी। ठीक है, देखिए पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अच्छी फॉर्म में, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ अरेंज कर लेते हैं। यह आपको हो जाएगा x - 1 + i/y, इधर हो जाएगा x + 1 + i/y। अब आप करिए रैशनलाइज, x + 1 - i/y, x + 1 - i/y, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² - 1 आ जाएगा, -i/y x - 1 + i/y x + 1 -i² y² अपॉन x + 1 का स्क्वायर -i² y का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं अरेंज कर लूँ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ और रियल को रियल के साथ, तो देखिए क्या बन जाएगा, i² -1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x² + y² -1, और अगर मैं ऐसे आयोटा कॉमन लूँ तो आ जाएगा xy + y -xy + y अपॉन x + 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, xy से xy कट जाएगा, आपका नेट जो आएगा वो आ जाएगा x² + y² -1 प्लस 2i/y अपॉन x + 1 का स्क्वायर प्लस y²। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो आपका नेट आंसर अभी तक जो आता है x² + y² -1 था ना प्लस 2i/y, और नीचे कोई बड़ा सा डेनोमिनेटर है उसको मैं d मान दूं थोड़ा टाइम के लिए। d क्या है यहाँ पर, x + 1 का स्क्वायर, देखिए ना d की वैल्यू क्या है, x + 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इतना बड़ा वैल्यू मैं हर बार नहीं लिखूंगा, हमें सीखना होगा पेपर के लिए कि छोटी छोटी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कैसे करें बड़ी बड़ी वैल्यूज को। ठीक है, तो वैसे थोड़ा टाइम के लिए d को ये मान लिया, तो इंडिविजुअल डिवाइड कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा d यहाँ और 2i/y अपॉन d। तो आपको जो अल्फा हो जाएगा यानी जो आपका थीटा होगा आर्गुमेंट, वो क्या हो जाता है tan इनवर्स v/a, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो tan इनवर्स 2y अपॉन x² + y² -1, और यहाँ पे नीचे d आ जाता, यहाँ पे भी d आ जाता, d से d कैंसिल हो गया। तो आपका जो आपको यहाँ पे आर्गुमेंट दे रखा है, इसमें आर्गुमेंट कितना दे रखा है, π/4। ओके, तो आर्गुमेंट आपको दे रखा है π/4, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं किसकी इक्वल हो जाएगी, π/4 की इक्वल। तो 2y अपॉन x² + y² -1, और इधर tan इनवर्स है तो इधर चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan π/4, तो ये हो जाएगा आपका 2y अपॉन x² + y² -1 = tan π/4 का 1। ठीक है, आपका नेट आंसर जो आएगा आपका, आप मैं यहाँ लिख देता हूँ x² + y² -1 = 2y, सारा आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² + y² -2y -1 = 0। आपको प्रूफ क्या करना है तो देखते चलिए, x² + y² -2y -1 = 0, ये आपको प्रूफ करना था और ये हमने कर दिया प्रूफ। ये बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन है, हम जब कोनिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा सर्कल की इक्वेशन इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो बाकी पार्ट्स के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारा जो यूलर फॉर्म रहेगी, डिमावा थ्योरम रहेगा और ज्योमेट्री थोड़ी बहुत जो रहेगी है हम उसको अगले पार्ट के अंदर करेंगे। तब तक लिए आप पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू।